स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ऑनलाइन सॉल्यूशन में। आज हम लोग कक्षा 11वीं के भौतिक विज्ञान पर चर्चा करेंगे। ये आपकी पहली क्लास होगी और हम लोग पहले अध्याय से स्टार्टिंग करेंगे जिसका नाम है भौतिकी जगत। तो भौतिकी जगत को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आप में से जितने लोग नए हैं जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं वो वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, जो आगे वीडियो में सुधारा जाएगा और आपकी दिक्कत को दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं भौतिक विज्ञान। सबसे पहले देखेंगे भौतिक विज्ञान है क्या, भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या है, कैसे इसका जन्म हुआ। तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान सबसे पहले एक साइंस की ब्रांच है, एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, प्रकृति एवं प्रकृति में, या आप ऐसे भी कर सकते हैं प्रकृति या प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। Physics is the branch of science in which involve nature or changing of nature। अगर हम चाहें तो इसको और कई प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं। बहुत सारी किताबों में आपको परिभाषाएं अलग अलग मिल जाती हैं। तो भौतिक विज्ञान को अगर हम चाहें तो ये भी बोल सकते हैं भौतिक विज्ञान भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्यमान, ऊर्जा तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान, अब इसे हम लोग अंग्रेजी में भी डिफाइन कर सकते हैं किस प्रकार से, फिजिक्स इज द
ब्रांच ऑफ साइंस concerned with nature and properties of mass and energy। इस प्रकार से हम साइंस को डिफाइन कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इन परिभाषाओं को ही लर्न करें, आप किसी भी प्रकार से कोई भी परिभाषा कंसर्न कर सकते हैं जो आपको सबसे बेस्ट लगे। इस प्रकार से हम लोग भौतिक विज्ञान को पढ़ते हैं। जब तक हम लोग प्रकृति या प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं। और इसमें बेसिकली आपके द्रव्यमान और एनर्जी की बात होती है, तो इस परिभाषाओं को भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अकॉर्डिंग फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विथ नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मास एंड एनर्जी। भौतिक विज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है नेचर। यानी जब तक हम नेचर से जुड़ी बातों का अध्ययन करते हैं, हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं। तो ये आपको प्रारंभ में ही बताया जा चुका है। और कभी कभार भौतिक को आप लोग लिखा देख लेते हैं भौतिकी। ये क्या है? संस्कृत भाषा के अनुसार हमारी जो सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत, तो सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत के अनुसार हम लोग इसको क्या बोलते हैं? भौतिकी बोलते हैं। तो संस्कृत के अनुसार हम भौतिक विज्ञान को भौतिकी बोलते हैं। प्रारंभ में भौतिक विज्ञान को हम लोग क्या बोलते थे? प्राकृतिक विज्ञान बोलते थे। अब इसको प्राकृतिक विज्ञान बोला जाता था। और क्यों बोला जाता था? इसको एक उदाहरण से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे सूर्य का उगना और अस्त होना। सूर्य का उगना और अस्त होना यह आपकी एक प्राकृतिक घटना है। उगने से लेकर अस्त होने तक हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश में हम लोग ध्रुवण पढ़ते हैं, व्यतिकरण पढ़ते हैं, विवर्तन पढ़ते हैं, वर्ण विक्षेपण पढ़ते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो हमको सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के द्वारा मिलती है, इसलिए हम लोग इसको प्राकृतिक विज्ञान के नाम से ही जानते थे। अब हमारे बीच बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं जिससे हम लोग आधुनिक चीज़ों के बारे में जानते हैं, जिसे हम लोग मॉडर्न फिजिक्स या अन्य नामों से भी हम लोग जानते हैं। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे भी प्रौद्योगिकी में इसका इस्तेमाल और समाज पर हमारा इसका इफ़ेक्ट क्या है वो भी हम लोग जानेंगे। अब अगर आपसे कभी कोई पूछ लेता है कि इसके जनक कौन है, तो आइजैक न्यूटन, और अगर जननी कोई पूछता है तो मैडम क्यूरी। तो अगर जनक की बात करें तो आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन और गैलीलियो, इनके नाम सबसे पहले आते हैं। और जननी की बात की जाए तो मैडम क्यूरी। तो ये आपके फंडामेंटल टर्म्स थे जो फिजिक्स के थे। फिजिक्स की खोज कहाँ से हुई, किस भाषा से हुई, फिजिक्स की परिभाषा क्या है, उसके जनक कौन है। अब इनके कार्य क्षेत्र लगातार बढ़ते गए तो हम लोगों को इसको डिवाइड करना पड़ा। तो कार्य
क्षेत्र के अनुसार भौतिक विज्ञान को हम लोग दो प्रकार से पढ़ते हैं। एक तो आपका है स्थूल और दूसरा है आपका सूक्ष्म। तो कार्य क्षेत्र के अनुसार भौतिक विज्ञान का डिवीज़न कैसे होता है, तो आइए डिवीज़न देखेंगे, पार्ट्स देखेंगे, इसके प्रकार देखेंगे। कार्य क्षेत्र के अनुसार भौतिक विज्ञान को मुख्यतः दो प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। एक तो आपका स्थूल है और दूसरा आपका सूक्ष्म है। तो स्थूल को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं माइक्रो स्कोपिंग और इसे हम लोग बोलते हैं माइक्रो स्कोपिक। इसे हम लोग चिरसम्मत भी बोल सकते हैं, चिरसम्मत यांत्रिकी, और इसे क्वांटम अब स्थूल क्या है और सूक्ष्म क्या है, तो जिसके अंतर्गत हम लोग पार्थिव या भौगोलिक या खगोली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग पार्थिव या खगोलीय घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग स्थूल या चिरसम्मत यांत्रिकी कहते हैं। अब पार्थिव का मतलब होता है पृथ्वी से और खगोलीय का मतलब होता है ब्रह्मांड से। ठीक है, तो इनकी जब हम लोग चर्चा करते हैं तो वो स्थूल के अंतर्गत आता है, और इनको छोड़कर जब हम लोग क्या करते हैं, किसी परमाणु या नाभिक परमाणु अणु आदि की चर्चा करते हैं या उनसे रिलेटेड या उनकी घटनाओं पर अध्ययन करते हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम यांत्रिकी बोलते हैं। किसी भी परमाणु या अणुओं के बारे में जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो क्या होता है, सूक्ष्म या क्वांटम यांत्रिकी। अब इसके पार्ट में अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, और प्रकाशिकी, विद्युतिकी, और तरंगे आदि, ये जितनी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं वो स्थूल के अंतर्गत पढ़ते हैं, और इसके बाद शेष जो भी हम लोग पढ़ते हैं वो हम लोग सूक्ष्म के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये आपके कार्य क्षेत्र के अनुसार इनका बंटवारा है। अब इनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। जैसे ये आप लोग 11th में पढ़ेंगे, ये भी आप 11th में पढ़ेंगे, ये आप 11th में पढ़ेंगे, और ये सारी चीज़ें आप लोग 12th में पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ आप लोग परमाणु संरचना को भी यहाँ 12th में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे ये
कार्य क्षेत्र बटा हुआ है, जिसको हम लोग बारी बारी से आगे पीछे पढ़ेंगे, कुछ 11th में और कुछ 12th में। अब हम लोग बात करते हैं कि मूल बल क्या होते हैं, फंडामेंटल फोर्स क्या होता है। तो प्रकृति में जो बल पाए जाते हैं उसे हम लोग मूल बल कहते हैं। और उन मूल बलों में आपका अगर इसके अनुसार देखा जाए, भौतिक विज्ञान के अनुसार, तो मूल बल को आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है लेकिन आप लोग जान लें। ये आपके 4 होते हैं। देखिए, अब हम लोग थोड़ा थोड़ा इस पर चर्चा भी कर लेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा है, आप इसको 11 में फिर से पढ़ेंगे। तो 2 पिंडों के बीच, जैसे मैंने यहाँ पर छोड़ दिया ये, तो एक पिंड हमेशा हमारा पृथ्वी माना जाता है और दूसरा कोई भी वस्तु जिसको हम ऊपर फेंकते हैं। तो 2 पिंडों के बीच जो बल कार्य करता है उसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं और इसके बीच हमेशा आकर्षण होता है। इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद वैद्युत बल, 2 आवेशों के बीच में जो बल कार्य करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत बल बोलते हैं। इसमें आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आकर्षण होता है। अब इनमें हम लोग कंपेयरिंग भी पढ़ेंगे कक्षा 12वीं में। जब हम लोग 12वीं का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो इन दोनों की कंपेयरिंग भी वहाँ पर हम लोगों को डिटेल से पढ़नी है। तो इसके बारे में सिर्फ जान लें कि 2 पिंडों के बीच में जो बल काम करता है उसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं और इनके बीच सिर्फ और सिर्फ आकर्षण होता है। और 2 आवेशों के बीच में जो बल काम करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत बल बोलते हैं और इसमें आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों होता है। प्रबल नाभिकीय बल, किसी भी परमाणु के जो नाभिक होते हैं उनमें न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों के बीच जो बल काम करता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रबल नाभिकीय बल। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रबल नाभिकीय बल। और ये जो बल होता है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के बीच लगने वाले बल को प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। ठीक है, ये आपकी डिफिनीशन हो जाएगी। ये आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ, आपको काम देगा। और इसमें ये जान लें कि प्रबल नाभिकीय बल वैद्युत बल का 100 गुना होता है। कितने गुना? 100 गुना होता है। और इसका जो रेंज होता है वो आपकी जो रेंज होती है 10⁻⁻15 मीटर तक की होती है। और इसी में अगर आप देखें दुर्बल नाभिकीय बल, तो वास्तव में ये क्या करता है, ये पदार्थ को संयुक्त करता है, किसी भी पदार्थ को या किसी भी नाभिक को संयुक्त करता है, संयुक्त करने में प्रयुक्त होता है। और जब कहीं पर नाभिकीय विखंडन होता है, पदार्थों का विखंडन होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, दुर्बल नाभिकीय बल होता है। कौन सा बल होता है? दुर्बल नाभिकीय बल से। तो वास्तव में दुर्बल नाभिकीय बल से नाभिकों का
क्षय होता है, जब इनका क्षय होता है तो इनसे बीटा क्षय निकलते हैं या उत्सर्जित होते हैं। और वो बीटा क्षय क्या होता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक उदासीन कण होता है, उदासीन कण होता है। इसे हम लोग न्यूट्रिनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिनो बोलते हैं। ये आपके इस प्रकार से बल हैं और इसकी जो रेंज होती है वो 10⁻⁻16 मीटर होती है। इस प्रकार से ये आपके बल हैं जो आपके प्रकृति में मूल रूप से पाए जाते हैं। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, भौतिक विज्ञान की अपने समाज में महत्ता और प्रौद्योगिकी। तो प्रौद्योगिकी का मेन काम क्या होता है, प्रौद्योगिकी से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नए मॉडल को या किसी का नया पुनर्जन्म करते, जैसे रोबोट का बनाना या किसी को नए मॉडल देना, किसी चीज़ का भी मैन्युफैक्चरिंग करना, वो हम लोग प्रौद्योगिकी के अनुसार सीखते हैं। और समाज पर हमारे जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हम लोग देख ही रहे हैं, जैसे अध्ययन या पढ़ाई में पहले से अब सुधार ज़्यादा है, और यातायात व्यवस्था, और अगर देखा जाए हर जगह हमको अब सुविधाएं ज़्यादा मिलती हैं। तो इस अब अंतिम में हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ एक बात पढ़नी है, और वो है आपके किस वैज्ञानिक ने कौन सी चर्चा की। तो इसके लिए आप लोगों के पास जो भी सिस्टम है उसके अनुसार मैं आपको पीछे की लाइनों में बता देता हूँ कि अब हमें जानना है वैज्ञानिक एवं उनकी खोज। तो उसको भी आप देख लें पीडीएफ के थ्रू, वो आपको मैं बता देता हूँ, उसको आप लोग देख लें कि कौन से वैज्ञानिक ने आपको क्या खोज करके दिया है, और वो आपके लिए एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, इसको भी आप लोग ज़रूर देखें। तो इस प्रकार से ये आपका पहला चैप्टर पूरी तरह से समाप्त होता है। जहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम है कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि सारी बातें समझ में आए। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग SK ऑनलाइन सॉल्यूशन।